गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके चैप्टर 7 पे थे बेटा हम, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आज बेटा कुछ और बातें डिस्कस करना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय एसईजेड। बेटा एसईजेड मतलब आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेटा ध्यान से सुनना, सिंपल बात है। यहाँ पर देखो, उसने कहा है सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड एंड यूनिट्स लोकेटेड आउटसाइड एसईजेड इन वन स्टेट ऑफ सेम पर्सन। बेटा क्या मतलब हुआ, चलो मेरी बात सुनना बेटा। इमेजिन करो बेटा, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है बेटा। गवर्नमेंट ने ना हर स्टेट्स में कुछ एरियाज नोटिफाई कर रखे हैं एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। उन एरियाज को बेटा टैक्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, उनमें रिलैक्सेशंस दी गई हैं। तो अब सुनो बेटा, उत्तराखंड में ना सिडकुल आपने सुना होगा बेटा, सिडकुल इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उत्तराखंड में सिडकुल इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये बेटा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सिडकुल। अब बेटा मेरी ना एक एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एक एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, और एक एस्टैब्लिशमेंट मेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर है। तो एक एस्टैब्लिशमेंट मेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एक एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर है। ऑल्दो दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स एक ही स्टेट में हैं, ऑल्दो दोनों एस्टैब्लिशमेंट एक ही पर्सन की हैं, सेम पैन में है। तो बात समझो, पैन बेटा सेम है दोनों का, स्टेट बेटा सेम है, सेम स्टेट है। तो बेटा हाँ, आपने पढ़ा हुआ है ना, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन। तो एक पैन है, एक स्टेट है, तो एक रजिस्ट्रेशन। लेकिन बेटा उन्होंने क्या कहा है, अगर आपकी एक यूनिट एसईजेड में लोकेटेड है और एक यूनिट एसईजेड के बाहर लोकेटेड है, तो कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी आपको दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर एक यूनिट एसईजेड के अंदर लोकेटेड है, एक एसईजेड के बाहर लोकेटेड है, बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। ऑल्दो सेम पैन के अंडर हैं, सेम स्टेट के अंदर हैं, लेकिन इनका होगा बच्चे सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इनका बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। ऑल्दो सेम स्टेट में है, ऑल्दो सेम पैन के अंडर है, लेकिन बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन ही होगा। तो ये एसईजेड का बेटा छोटा सा केस है, कॉपी कर लो ये डायग्राम। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलो ये देखो बेटा, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा आपसे वैसे प्रोसीजर एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का बेटा प्रोसीजर क्या है, सुनना बेटा। बेटा सबसे पहले ना जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, फॉर्म नंबर है, वो फॉर्म नंबर आप थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। फॉर्म नंबर है GST REG 01। REG स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेटा याद रखना, फॉर्म नंबर है GST REG 01। बेटा अब जब आप GST REG फॉर्म नंबर 1 आप ओपन करोगे ना बेटा जीएसटी के पोर्टल पे जाके, तो आपको ना उसके दो पार्ट्स नजर आएंगे। पार्ट 1 यानी पार्ट ए, पार्ट 1 नहीं, मैं पार्ट ए कहूंगा बेटा उसे। इस फॉर्म के बेटा दो पार्ट्स हैं, एक तो पार्ट ए है और एक इसका बेटा पार्ट बी है, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पहले पार्ट ए भरा जाएगा, फिर पार्ट बी। बेटा पार्ट ए में क्या क्या डालना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे
पैन, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आपका, स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपका। बेटा अब एक बात है ना, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने पैन सही डाला है या नहीं, मोबाइल नंबर अपना ही डाला है या नहीं, ईमेल अपना ही डाला है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो बेटा पैन को वेरीफाई किया जाता है बेटा CBDT डेटाबेस से। ये छोटी छोटी बातें बेटा लिखना चाहोगे लिख लेना। जो पैन होता है उसे वेरीफाई किया जाता है CBDT के डेटाबेस से। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेस से वेरीफाई किया जाता है। और बेटा मोबाइल नंबर आपने सही डाला है या नहीं, ईमेल आपने सही डाला है या नहीं, इनको वेरीफाई कैसे किया जाएगा? बेटा जब आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डाल दोगे ना और सेव करोगे, सबमिट करोगे, तो आपके मोबाइल नंबर पे एंड आपके ईमेल पे बेटा एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा बेटा। वो OTP आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल क्या होगा, वैलिडेट होगा, वेरीफाई होगा। तो बिना OTP के वैलिडेशन नहीं हो पाएगा बच्चे। ठीक है, तो पैन वेरीफाई हो गया CBDT के डेटाबेस से और ईमेल वेरीफाई हो गया OTP से। अच्छा, फिर बेटा आप जब OTP वगैरह आप डाल दोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे बेटा एक TRN आएगा। TRN क्या है? टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर एक TRN आएगा और वो आएगा आपके वैलिडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, पार्ट A कंप्लीट हो गया, अब आपको कंप्लीट करना है पार्ट B जो कि मेन है। अब आप क्या करोगे, TRN जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आया था ना, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसको यूज करके आप पार्ट B फिलअप करोगे। यूजिंग TRN the applicant has to submit an application in part B along with specified documents at the common portal। पोर्टल बेटा कौन सा है? www.gst.gov.in and an acknowledgement will be generated। तो बेटा पार्ट B फिलअप करना पूरा यूजिंग TRN। जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगी बेटा, जनरेट हो जाएगी। बेटा अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में बेटा बात करूं ना मैं, तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने से पहले एक एडिशनल काम है जो CTP मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में आपको करना पड़ेगा। कराया हुआ है बेटा मैंने आपको, और वो है एडवांस GST आपको पे करना पड़ेगा। जब तक आप एडवांस GST पे नहीं करोगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगा। तो बेटा एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, लेकिन CTP और NRTP के केस में एडिशनल काम क्या है, आपको पे करना पड़ेगा एडवांस GST, उसी के बाद एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, जनरेट। ठीक है, अच्छा अब बेटा आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे ना पोर्टल पे, प्रॉपर ऑफिसर यानी असेसिंग ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा जो आपने पार्ट B में सबमिट करी, अलोंग विद जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे वो उन्हें एग्जामिन करेगा। अब बेटा दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो आपके एप्लीकेशन से आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है, अगर तो वो सेटिस्फाइड है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर्म GST REG 06 में 3 वर्किंग डेज के अंदर। अगर वो क्या है, सेटिस्फाइड। 3 वर्किंग डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा सुनो 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने के 3 दिनों के अंदर आपको GSTIN इशू हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये GSTIN आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा
अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में एंड एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको डिस्क्लोज करना, डिस्प्ले करना पड़ेगा बेटा। एक बोर्ड बना के ना बेटा टांगना पड़ेगा, और वो जीएसटी आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों पे डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इफ बेटा अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, ही विल इशू नोटिस विद इन 3 वर्किंग डेज सीकिंग क्लैरिफिकेशन। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, सवाल जवाब करेगा आपसे। कितने दिनों के अंदर अंदर बेटा? 3 डेज के अंदर अंदर। इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई बेटा, एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 दिनों के अंदर या तो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड है, या वो मुझे नोटिस भेजेगा, मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। तो या तो 3 दिनों के अंदर अंदर मेरा अप्रूवल हो जाएगा और मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या 3 दिनों के अंदर अंदर मेरा डिसअप्रूवल हो जाएगा और मुझे एक नोटिस आ जाएगा जिसमें वो मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा। क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपको 7 दिनों का समय दिया गया है। एप्लीकेंट मस्ट गिव क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज। कहां से 7 वर्किंग डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जिस दिन आपको नोटिस मिला था क्लैरिफिकेशन मांगने का, उस दिन से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। इफ ही गिव्स, मैंने दे दिया बेटा क्लैरिफिकेशन, और ऑफिसर मेरे क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है, तो वो मुझे क्या इशू कर देगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर GST REG 06 में विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, क्लैरिफिकेशन मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर वो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर्म GST REG 06 में। नहीं तो बेटा वो ऑफिसर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और रीजंस उसके रिकॉर्ड कर लेगा इन राइटिंग। बाकी बेटा वो क्या रहा है, इफ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब बेटा एप्लीकेशन मिलने के 3 दिनों के अंदर अंदर उसने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करा, ना मुझे कोई नोटिस दिया सीकिंग क्लैरिफिकेशन, 3 दिनों में कुछ नहीं करा उसने, या फिर 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 7 दिनों, क्लैरिफिकेशन मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर उसे क्या करना था बेटा? मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना था या मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना था, उसने नहीं करा। तो बेटा माना जाएगा कि उसने आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लिया है बेटा? अप्रूव कर लिया है। यानी बात समझो बेटा, बात समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं। पहले मैं बात करता हूं अप्रूवल की। सुनो, अप्रूवल, आपका अप्रूवल हो गया। सपोज आपने यहां पर बेटा एप्लीकेशन सबमिट करी, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 दिनों के अंदर अंदर वो आपको GST REG 06 इशू करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगले 3 दिनों के अंदर अंदर बेटा वो आपको इशू करेगा GS TIN। बात समझ आई? ये तो केस है अप्रूवल का। व्हाट इफ अगर अप्रूवल नहीं होता है? तो देखो यहां पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, 3 दिनों के अंदर अंदर वो आपको नोटिस देगा और आपसे जवाब मांगेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा। आपको नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपके क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई है तो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर या तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, और आपको GST REG 06 इशू कर देगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और उसके रीजंस रिजेक्शन के रिकॉर्ड कर लेगा इन राइटिंग। समझ आया बेटा? लेकिन अगर वो 3 दिनों में कोई एक्शन नहीं लेता या 7 दिनों में कोई एक्शन नहीं लेता, तो बेटा माना जाएगा कि उसने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है बेटा। ये आपका प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है बेटा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो बेटा हमने कल ही पढ़ ली थी, ठीक है। फिर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट मतलब बेटा चेंजेस।
सुनो सिंपल बातें हैं बेटा, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है चेंजेस फॉर कोर फील्ड्स। बेटा चेंजेस फॉर कोर फील्ड्स का क्या मतलब हुआ? इंपॉर्टेंट चेंजेस। कोर फील्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस। आप इंपॉर्टेंट चीजें चेंज करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चेंजेस, जैसे बेटा आप नेम बदलना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या एड्रेस बदलना चाहते हो, तो बेटा अगर कोर एरियाज में चेंज करना चाहते हो ना, इंपॉर्टेंट एरियाज में चेंज करना चाहते हो, तो पहले आपको प्रॉपर ऑफिसर की प्रायर परमिशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप उतने इंपॉर्टेंट एरियाज में चेंजेस नहीं करना चाहते हो, जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बेटा, जैसे आपका मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हो बेटा, नॉन कोर फील्ड है। ईमेल आप चेंज करना चाहते हो, नॉन कोर फील्ड है, उसके लिए बेटा परमिशन नहीं चाहिए। आप जीएसटी पोर्टल पे जाके खुद ये काम कर सकते हो। ठीक है बेटा। और ये जो चेंजेस आपको करने हैं, ये करने हैं विद इन 15 डेज। मतलब जिस दिन बेटा आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है उससे 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन आपका लीगल नेम चेंज हुआ है 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये देखना, हाउएवर इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब बेटा फॉर एग्जाम्पल आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, वो चेंज होके हो गई इनटू पार्टनरशिप फर्म। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप फर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया। अब बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा ना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई, तो बेटा एक चीज में चेंज आना ही आना है, और वो है पैन। बेटा परमानेंट अकाउंट नंबर में चेंज आएगा ही आएगा। पहले परमानेंट अकाउंट नंबर मेरा चल रहा था, अब मेरा तो चलेगा नहीं बेटा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न तो रही नहीं, अब तो पार्टनरशिप फर्म बन गई, और पार्टनरशिप फर्म का फ्रेश पैन आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो ना, तो पैन में भी चेंज आता है, और अगर पैन में चेंज आ रहा है तो बेटा रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेश लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज आया है तो पैन में चेंज आएगा, पैन में चेंज आया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी अप्लाइड। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बेटा पैन बेस्ड होता है। ठीक है। फिर अगला, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर दिया जाएगा? बेटा पहला है ऑन एन एप्लीकेशन, मतलब इन केसेस में बेटा जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ना तभी कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा केस है बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन, मतलब सुआ मोटो, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर ऑफिसर आपका खुद ब खुद कैंसिल कर देगा। अच्छा, एप्लीकेशन देने की जरूरत बेटा कब पड़ेगी? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो गया, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, प्रोप्राइटर की ही डेथ हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अमेलगमेट हो गई, डीमर्जर, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही बेच दिया, तो ऐसे केसेस में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तभी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। और बेटा कब सुआ मोटो होगा? अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड किया है बाय फ्रॉड, तो अगर आपने फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, प्रॉपर ऑफिसर खुद ब खुद आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 months। बेटा अब हुआ क्या, कल मैंने आपको बताया था ना, मैं अगर चाहूं तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं बेटा। यानी इमेजिन करो बेटा, मैंने बेटा एक बिजनेस शुरू करना था, करा नहीं अभी, शुरू करना था, मैं मैं टैक्स रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए बेटा अपने सीए के पास गया। मैंने सीए से पूछा क्या क्या कॉम्प्लाइंसेस हैं जो मुझे करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसने कहा सबसे पहले आप एक काम करो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो। मैंने कहा ज़रूरी है?
उसने कहा देखो यार वैसे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने बिजनेस ही शुरू नहीं करा है। रजिस्ट्रेशन तो तब चाहिए होता है अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करे। वैसे तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन लेके रख लो, सही रहता है, बाद में कहां अप्लाई करते फिरोगे। मैंने कहा चल ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया बेटा मैंने। लेकिन बच्चे रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन बेटा 6 महीने हो गए, 6 महीने मैंने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं करा बेटा। यानी जीएसटी में मैं रजिस्ट्रेशन ले चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन 6 महीने निकल चुके हैं, मैंने अभी तक बिजनेस ही शुरू नहीं करा है। तो बेटा प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल। फिर पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। मंथली रिटर्न्स का सिस्टम है बेटा हमारे जीएसटी में, हर मंथ रिटर्न जाती हैं, वो भी 2 बेटा। तो उन्होंने कहा अगर आपने रिटर्न्स कंटिन्यूअसली 6 महीने तक फर्निश नहीं करी ना, तो हम आपके रजिस्ट्रेशन को खुद ब खुद क्या कर देंगे, कैंसिल। आपके एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। समझ आया बेटा सबको, पक्का? तो छोटी छोटी बातें थी बेटा। चलो एक काम करेंगे बेटे, ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, ये बेटा थोड़ा सा एक मेरा डिटेल डिस्कशन होगा इस पे, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ये आपका कॉम्पोजिशन स्कीम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।